हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं फिर से आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली टेस्ट सीरीज में आपको कराया जाता है और आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। आप सारे क्वेश्चन रिवीजन करते रहिए, मैं आपको डेली 25 क्वेश्चन कराते रह दूँगा। आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस मौर्यकालीन दरबार की कला के रूप में संदर्भित किया गया है? तो इसका सही आंसर स्तंभ हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी भैया? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इनके पुत्र कौन थे? बिंदुसार। फिर इनके बाद मतलब राजा बने थे बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन राजा बना? अशोक। अशोक ने आगे चलकर क्या किया? इन्होंने धम्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। तो इतना चीज़ें आप याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डैश स्वरूप में रखा गया था। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता को आयताकार के रूप में रखा गया था, इसे याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता किस किस आकार में है? तो त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वर्ष 1010 ईस्वी में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाता है क्या? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ऑप्शन नंबर बी। और जो ये विजयालय है, चोल वंश का संस्थापक है। राजेंद्र प्रथम के समय चोल वंश काफ़ी अपने उन्नत पर था। ठीक, तो ये याद रखिएगा, चोल वंश का संस्थापक जब अगर पूछेगा तो विजयालय हो जाएगा, और बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण तो राजराज प्रथम हो जाएगा। यही राजराज प्रथम श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हराया था। जब महेंद्र पंचम हारा तो वह दक्षिणी श्रीलंका की तरफ चला गया, रोहड़ जिले में। वहाँ पर जाकर शरण ले ली और इसके द्वारा जीते गए उत्तरी श्रीलंका क्षेत्र को चोल साम्राज्य में मिला लिया गया और उसे एक नया मंडल बनाया गया, मामुंड चोलपुरम। क्या बनाया गया? मुमिंड चोलपुरम। इतना चीज़ आप याद रखिएगा। और आपको बता दें कि चोल वंश से कुछ बारे में। चोल वंश की जैसे मुख्य कर जो आय कर थी वो कितना उपज का ली जाती थी? 1/9 भाग। ठीक है, जो टैक्स लिया जाता था। और चोल वंश की जो सोने की सिक्का थी उसे कंजुल कहते थे। क्या कहते थे? कंजुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। और मध्य प्रदेश में कौन सी गुफा है? तो यहाँ पर है बाघ की गुफा। बाघ की गुफा याद रखिएगा। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था 250 बीसी में, मतलब ईसा पूर्व में। किसके समय हुआ था? अशोक के समय। और अध्यक्ष कौन थे? मोगालीपुत्र। इसे भी याद रखिएगा। और पहली संगीति कब हुई? 483 में हुई थी। ये पहली संगीति है 483 बीसी, जब गौतम बुद्ध की मतलब मृत्यु हुई थी उसके उसी समय 483 में उनकी मृत्यु हुई। 483 में पहली संगीति हो गई बौद्ध, और दूसरी संगीति 383। ऐसे याद रखिए, 483, 383, 250, फिर चौथी संगीति प्रथम सदी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची थे, और हराया किसको था? इब्राहिम लोदी को। ठीक, दो तोपची जो इनके थे, दो तोपची का नाम याद रखिएगा। क्या क्या उनका नाम था? मुस्तफ़ा, और एक का नाम था ईशा करके कुछ नाम था, नाम मैं भी भूल गया हूँ। एक का नाम मुस्तफ़ा था, याद रखिएगा। तो और इन्होंने इस युद्ध में इसने तुगलमा नीति लगाई थी। तुगलमा नीति, तीन तरफ से घेर लेना, समझ गए। पहले इन लोग क्या करते थे? अपनी कुछ सेना इधर छिपा देते थे, कुछ इधर छिपा देते थे, सामने खड़े रहते थे। अब सामने वाले की सेना जब इधर आती थी, जो इधर छिपी हुई सेना रहती थी इधर से जाकर इस राजा को घेर लेती थी। इसे बोलते हैं तुगलमा नीति। इल्तुतमिश का शासन इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक है? तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 है। गुलाम वंश का यह प्रथम शासक था जिसने अपने आप को स्वतंत्र रूप से सुल्तान के रूप में स्थापित किया। सुल्तान। और इसने बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्रमाण किया था, वो पत्र लिया था। निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया? मध्यकालीन भारत पर तो मध्यकालीन भारत पर किसने शासन किया था? तो चोलों ने। सही आंसर याद रखिएगा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई, किसके द्वारा भैया? तो ये सातवाहनों के द्वारा एक शीशे के सिक्के, से और पोटान के सिक्के चलाए गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
किस सिख गुरु ने गुलमुखी लिपि का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव ने। इनका प्रारंभिक नाम लाहना था। क्या था भैया? लाहना था। ठीक, ये भी याद रखिएगा आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद इनमें से किस वर्ग के लोगों ने राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए? शिक्षित, उदार, मध्य वर्ग। शिक्षित, उदार, मध्य वर्ग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ? तो फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया। ये चालू हुई थी भैया 5 मई, याद रखिएगा 5 मई 1789। और ये क्रांति कब हुई, मतलब लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? 21 सितंबर और 1792। कंजर्वेटिव वहाँ की पार्टी है। ठीक, कन्वेंशन। ठीक, कन्वेंशन याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किया गया था। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। किसने किया था भैया? मुगालिपुत्तिस ने किया था। तीसरी बौद्ध सभा किसके समय हुई थी? अभी मैंने आपको बताया था, सम्राट अशोक के समय 250 बीसी में। कहीं कहीं 251 बीसी भी मिलता है। और कहाँ पर ये हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य वंश की ये राजधानी थी। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने सर्वप्रथम समर्थन दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और विरोध किसने किया था? तो वीडी सावरकर ने इसका विरोध किया, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त 1942 को। ठीक, और 9 अगस्त ऑपरेशन जीरो हावर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, और इसका विरोध किसने किया था? मैंने अभी बताया, वीडी सावरकर ने किया था। हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया था। ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या अधिनियम में पारित किया गया। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1878 में। किसके समय किया गया था? तो लॉर्ड लिटिन के समय। और हटाया गया लॉर्ड रिपन के समय। ये भी याद रखिएगा। ठीक, अब इसका क्या कहा जाता है? इसका समर्थन करने वाला कौन सा अखबार था? पायनियर, जिसका समर्थन कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा में छपता था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक तत्व यक्स आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए यक्स क्यूब ऋणात्मक बनाता है तथा यक्स का परमाणु क्रमांक क्या होगा? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशित केंद्र 0 के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब होगा वास्तविक और छोटा, वास्तविक और समान आकार का, आभासी और बड़ा। यही ऑप्शन हो जाएगा भैया, आभासी और बड़ा। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा एक बार सही से आप देख लीजिएगा, इससे मुझे डाउट है क्वेश्चन। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एकदम सही। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गलत। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर पहला और तीसरा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? यह एक ठंडक द्रव है, यह त्वचा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। वाष्पीकरण, यही आंसर सही हो जाएगा। और इसका सही आंसर क्या होगा? वाष्पीकरण के कारण। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, यही छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पेपर में हम लोग मतलब जो इग्नोर कर देते हैं पढ़ते टाइम, और यही सब क्वेश्चन है जो मैर उठा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि आखिर प्रॉब्लम आई कहाँ। निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता? तो संरचनात्मक तत्व में कौन सा नहीं आता? कैडमियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सभी आते हैं। नाइट्रोजन नहीं आता। इसका सही आंसर हो जाएगा डी,
अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है तो चीनी चारकोल। चीनी चारकोल कैसे बनाया जाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसे गन्ना, ग्लूकोज या चीनी के द्वारा तैयार किया जाता है। विकृत ग्रंथिता किस प्रकार की अपक्रिया या उदाहरण है? तो ये किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन अपक्रिया। ठीक, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे खाई जाने वाली चीनी को रासायनिक संरचना में शामिल नहीं किया होता? बताइए। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे खाई जाने वाली चीनी को रासायनिक अपक्रिया में शामिल नहीं किया होता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? नाइट्रोजन। आते हैं लास्ट क्वेश्चन और 25वें क्वेश्चन पे। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा रोगाणु रोधी। ये क्या करते हैं? रोगाणु रोधी जो होते हैं ये सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकती हैं, ठीक, और उन्हें मारती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था ये 25 क्वेश्चन हो गए और 25 क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर लीजिए और जितना मैंने पीछे कराया है उसको भी रिवीजन करते रहिए। मैं चाहूँ इसको 26 क्वेश्चन भी करा दे सकता हूँ, लेकिन इसलिए रोक दिया हूँ कि ताकि 25 आप याद कर लें अच्छे से, और 25-25 की श्रृंखला में आपको मैं 4 दिन लेता हूँ ताकि 100 क्वेश्चन एकदम अच्छे से रट जाएँ। आप जब एक पूरा ये 10 महीने 8 महीने बीतेंगे तो आप देखेंगे आपको 4 से 5,000 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से तैयार हुए हैं। आप जहाँ से अपनी जीएस पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिए हर एक चीज़। बस आके ये 25 क्वेश्चन आप याद कर लिया करिए डेली, और आप देखेंगे बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। ये 25-25 क्वेश्चन आपको छोटे छोटे अभी पता नहीं चलेंगे, आगे चल के ये आपको पेपर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।